सभी का स्वागत है हमारे जैन डाइट एंड आयुर्वेद के 13th सेशन में। पिछली क्लास में हमें सप्त धातु के बारे में जानने को मिला। वी गॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ द सप्त धातु। हमारे शरीर का निर्माण करने वाले तत्वों में धातुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। शाब्दिक रूप से देखा जाए तो धातु क्या है? दैट विच डज धारणा, जो होल्ड करता है, जिसे एक साथ रखता है, इज कॉल्ड धातु। और आयुर्वेद के अनुसार वी हैव 7 धातु which exist in a specific order. Each धातु nourishes the next one in the row. ये धातुएं शरीर का निर्माण और पोषण तो करती ही हैं, साथ ही साथ शरीर की संरचना में भी सहायक होती हैं। ये धातुएं हैं क्या क्या? रस धातु प्लाज्मा, रक्त धातु ब्लड, मांस मसल्स, मध फैट, अस्थि बोन, मज्जा बोन मैरो एंड वीर्य रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। इसका निर्माण कैसे होता है? एज आई सेड, ईच धातु nourishes the next one in the row. So रस धातु is produced soon after the digestion. After the completion of the digestion process, the food is divided into 2 groups, essential part and the waste part. The essence part is called the ras, the nourishing fluid. Nourishing fluids helps in creating Rakta Dhatu because Rakta Dhatu is formed by receiving the nourishment from the Ras Dhatu. फिर इसी तरह से रक्त से मांस, मांस से मज्जा, और इसी तरह के आगे के क्रम। तो यह सप्त धातु बनने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इस पूरी क्रिया का आधार जो है वो हमारा आहार ही है। आहार में पाए जाने वाले उपयुक्त सार तत्व ही इस सप्त धातु का निर्माण करते हैं। हम जो आहार लेते हैं उसे लेने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट में हम उसे पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं, मगर यह आहार इन धातुओं के निर्माण के लिए 24 से घंटे का समय लगाता है। तो हम समझ ही गए हैं कि कितना जरूरी है सही आहार का सेवन करना। सही आहार का मतलब विवेकपूर्ण, शरीर की प्रकृति के अनुसार शुद्ध घटकों से निर्मित, शुद्ध तरीकों से बना हुआ, पोषण, गुणकारी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल लिया गया भोजन। अगर हम ऐसा भोजन लें तो हम सदैव स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे। और आज के इस कक्षा के आरंभ के लिए मैं साहब जी को आज सादर आमंत्रित करती हूँ। बंदामी साहब जी, आप क्लास का संचालन करें। बहुत बहुत आशीर्वाद ना, बहुत देखिए, धारण करने अर्थ में जो धातु शब्द है यहाँ पर, आखिर धातु शरीर बनता किससे है, शरीर बनने की प्रोसेस क्या है और शरीर को धारण कौन कर रहा है, पूरा एज ए होल जिसको हम पूरा शरीर कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र ने एक कंसेप्ट पूरा दिया है और वो है सप्त धातु का। ये पूरा शरीर हमारा जो है इन 7 धातुओं का कंपाउंड फॉर्म है। ये हमको ख्याल आ जाना चाहिए कि कैसे जो है संपूर्ण शरीर पूरा जो बनता है इन सप्त धातुओं से कैसे बनता है, प्रक्रिया क्या है, एक से बाद दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर। हाँ, रस बनेगा तो आगे जाकर रक्त बनेगा। तो क्या हुआ, रक्त का आधार रस पर है। क्या लाया आपको, एक से दूसरा जो है, तो अगर रक्त बनेगा तब जाकर के आगे मांस बनेगा। तो मांस का आधार किस पर आया, रक्त पर आया, समझे कि नहीं। अब एक के बाद एक ये है मेद धातु जो है, तो इसका आधार इस पर मांस पर आया। तो निश्चित हो गया
कि हमारी पूर्व धातु जितनी ज़्यादा शुद्ध होगी, जितनी ज़्यादा सभी व्यवस्थित होगी सही ढंग से, तो जाकर के आगे की धातु बनेगी। अब आगे की धातु नहीं बनेगी तो क्या होगा? तो आगे आप देखेंगे कि सबका आधार जो है पहले रस पर है, लेकिन ये आपको लगेगा कि पूरा आधार जो है हमारा आहार पर है। सबका आधार जो है आहार पर आकर के रहेगा। हम सातों धातुओं का क्रम समझ लें, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा कि मुख्य रूप से जो है क्या घटक हम शरीर में ले रहे हैं, कैसा आहार ले रहे हैं, उस पर आधार है। आहार शुद्ध होगा, रस शुद्ध बनेगा, रस शुद्ध बनेगा, रक्त शुद्ध बनेगा, रक्त शुद्ध बनेगा, मांस शुद्ध बनेगा, मांस शुद्ध बनेगा, मेद शुद्ध बनेगा, मेद शुद्ध बनेगा, अस्थि शुद्ध बनेगी, अस्थि बनी, मज्जा अच्छी बनेगी, मज्जा अच्छी तरह से बने तो शुक्र, वीर्य, ओजन, सारी चीजें बहुत व्यवस्थित रूप से बनती है। लेकिन कहाँ कहाँ कमी रह गई साहब? अब जिसके यहाँ से आप देखेंगे कि तीसरे नंबर से मांस धातु बिगड़ी है तो आगे की सब बिगड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, एक का आधार दूसरे पर है, आगे वाली धातु का आधार पिछली वाली धातु है। अब सादा एग्जाम्पल से समझ लो कि स्टूडेंट जो है बच्चा वो 5th स्टैंडर्ड फेल हुआ है। अब आप माँ बाप उसको पैसा खिला करके भी 6th स्टैंडर्ड में बैठा तो देंगे, लेकिन वो 5th में ही वीक है, बेसिक नॉलेज वहीं पर कमी है उसकी। अब बेटे की साइकोलॉजी में बात सेट हो गई, उसको लग रहा है क्या चिंता है, पापा तो ऐसे ही पास तो करवा देते हैं ना। तो वो 6th में गया तो भी पापा को बोला पापा थोड़ा पैसा खर्च करके पास करा दो। फिर 7th में गया, फिर 8th में, अब लास्ट में जब उसको बोर्ड आ गया सब, अब क्या करेंगे? अब क्या करना? आगे आगे चलते चलते पहले से ही पैसा खिला खिला करके उसको धक्का लगाकर आगे की क्लास में भेजा, लेकिन फाउंडेशन कच्चा रह गया। वो जो बेसिक फाउंडेशन इतना कच्चा रह गया, अब नॉलेज नहीं आया, आगे ज्ञान ही नहीं बढ़ा, आखिर जाकर के बोर्ड में भी फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ। तो बाप ने बोला बेटा अब भी उठ करके तो दूसरा कर ले, फालतू पैसा बिगाड़ने से मतलब नहीं। फिर उसको दूसरे काम में सर्विस में जोड़ा, तो वहाँ से उसको 2-4 महीने में निकाल दिया कि अरे इसको तो जो है इधर स्पेलिंग नहीं आती है और इधर जो है मैथमेटिक्स नहीं आता है, भाई साहब क्या करेंगे साहब। फिर वापस निकाला। तो वही एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर हमारे साथ भी यही हो रहा है। एक धातु का फाउंडेशन बेसिक कच्चा रह गया तो आगे 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 बढ़ने में उसको बहुत तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि सब धातुओं का आधार एक पर आधार है। रस धातु ही सही नहीं बनी तो आगे के सभी धातुएं उसकी सही नहीं बन पाएगी, सब में तकलीफ आएगी। रस अच्छी तरह से बन गया, रक्त बन गया, मांस बिगड़ गया, मांस नहीं बिगड़ा किसी का रक्त बिगड़ गया, रक्त नहीं बिगड़ा किसी का मेद धातु बिगड़ गया, किसी का अस्थि धातु बिगड़ गया, तो वो फिर बाद में ऑस्टियोस्पोरोसिस, शरीर के हड्डियों में ही तकलीफ आएगी। जनरली होवे वहाँ तक जो है बीमारियाँ जो है 1, 2, 3 स्तर तक रहती है, लेकिन कम से कम आगे अस्थि आदि में तो न जाए। लेकिन लोग जो है वो नहीं समझ पाते हैं, उनकी बिगड़ने के बाद भी जो है उनमें समझ नहीं आती है। जो खा रहे हैं वही खा रहे हैं, जैसा खा रहे हैं वैसा ही खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? जो खा रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? मेमोरी सेट हो गई है सर। ऐसा स्वाद, ऐसा स्वाद, ऐसी वस्तु, ऐसी वस्तु, उस समय उस तरीके से वैसे होनी चाहिए। अब वो मेमोरी के साथ में सेट हो गया ऐसा। अब करना क्या? ऐसी स्थिति के अंदर जो है उसको वही चाहिए, वैसा ही चाहिए। तो जो हमेशा से बिगड़ता आया है, बिगड़ता चला है, बिगड़ता चला है, बिगड़ता चला है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेगा।
निश्चित रूप से करेगा। शरीर कभी भी इतना अतिरेक सहन नहीं कर पाता है, ये बात भी आपको समझ लेनी है। तो जो हमको तकलीफ हो रही है, आगे की धातु जो है, ये अस्थि जो है, हड्डी हम जिसको बोलते हैं ऐसा, अब इसके बाद आपके मज्जा में आएगा। अंत में जाते 7वें नंबर पर ये हमारी शुक्र धातु बनेगी। तो ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है, इन सारी प्रक्रिया के अंदर पूरा आधार किस पर आ रहा है? अगर आपकी एक शुद्ध हो रही है तो निश्चित रूप से आगे आगे की शुद्ध हो। अब इसका आधार इस पर, इसका आधार इस पर, एक एक का आधार आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और फिर किसका हुआ? संपूर्ण रूप में सबका आधार आया आहार। अब हमने ये देखा कि रस धातु है, अब इसके अंदर जो है प्लाज्मा बनना चाहिए। यहाँ से आपको जो घटक मिले हैं वो आगे जाएंगे। रक्त में क्या जरूरी हो गया है? रक्त धातु जब आप लेंगे तब इसके अंदर एक तरफ आपका ब्लड है, इधर आपका आरबीसी है, इधर आपके डब्ल्यूबीसी है, फिर इधर आपका हीमोग्लोबिन है। अब ये सारे घटक आपके ब्लड में कब आएंगे? रस में से आगे आएंगे। तो रस में कब आएंगे? आहार में वो घटक मौजूद है। तो आहार में ही वो घटक मौजूद नहीं है, फिर आपकी जो है रस में वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। डाइजेस्ट करने जाया तो उसमें तत्व ही नहीं है साहब, तो क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे? उसके बाद आपके रक्त में आएगा। कई लोगों को आप देखिए कि रस धातु इतनी बिगड़ी हुई है, डाइजेशन सिस्टम खराब है, पाचन तंत्र अपसेट है, न समय पर खाना है, न समय पर लेटरिन बाथरूम जाना है, न सही टाइम का सदुपयोग करना है कि भाई वो किस तरह से जीवन जी रहे हैं। लोग अपनी हैबिट बिगाड़ चुके हैं, कोई स्मोकिंग से, कोई ड्रिंकिंग से, कोई कुछ, तो सब लोगों ने अपनी हैबिट बिगाड़ी है। कोई लोग खाने के बाद शौच जाएंगे, कोई लोग सुबह उठकर नियमित जाएंगे, कोई अपने माइंड सेट को बिल्कुल जो है टाइम के साथ में सेट करके रखते हैं। तो वो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो अंदर ठीक टाइम पर अलार्म देगी। जब कब देगी अलार्म? कि आप सही समय पर हर क्रिया करते हो तो अलार्म देगी। इधर घड़ी में 12 बजना और इधर आपको भूख लगनी सा, इधर आपको सुबह 5 बजे जो है बाथरूम लेटरिन जाना है तो अंदर 5 बजे की अलार्म बजेगी। आपको 4 बजे उठना है तो 4 बजे की अलार्म आपकी बरोबर बनेगी। जो भी हो, आगे 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 देखेंगे आप, तो जिस व्यक्ति के अंदर हम कहते हैं उत्साह अच्छा है, थकान नहीं लगती है, उसका उल्लास उमंग बना रहता है, वो हमेशा तरोताज़ा फ्रेश रहता है, वो हमेशा ही उत्साह में रहता है, तो वो कब होगा कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा तो होगा। अब हीमोग्लोबिन लेवल उसका नहीं बढ़ा है तो उत्साह नहीं रहेगा, उसको खुद को आनंद नहीं आएगा, उसको उमंग भी नहीं बढ़ेगा और फिर वो थकता जाएगा। साहब 10 मिनट काम किया और वो थक गया, नहीं 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 मुझे तो अब सोना पड़ेगा साहब, वो बैठे बैठे कुर्सी पर सोएगा साहब, बरोबर नींद पूरी न भी ले समझे। और सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर खराबी आने से स्वभाव बिगड़ता है, चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है, क्योंकि रस धातु बिगड़ी हुई है, पाचन तंत्र नहीं सुधर रहा है। कभी भी खाया, कुछ भी खाया, कितने बजे खाया या कितनी बार खाया या कैसा भी खाया, जो आया सो खाया, लेकिन शरीर ने डाइजेस्ट किया कि नहीं किया उस पर ध्यान ही नहीं। बस मात्र जो है जो इच्छा तत्व, एक व्यक्ति की आदत ऐसी है कि खाने की वस्तु दिखाई दी कि फटाक से मुंह में डालो, कहीं भी पड़ी हो, कुछ भी पड़ा हो, कहीं भी दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, बस वो मेंटल हैबिट नहीं, बस मुझे तो फटाक से देखते ही वो मुंह में डालना है। तो ये जो है कि करना जिसको है,
अब वो मेंटल हैबिट से लाचार होगा तो भाई साहब क्या करेंगे। आप देखेंगे कई लोग जो है फ्रूट्स वगैरह खरीदने जाते हैं या और कई चीज़ें खरीदने जाते हैं, तो वो अपनी मेंटल हैबिट से थोड़े लाचार रहते हैं। वो सामने वाले को बोलेगा और सामने वाला पैकेट बनाएगा, उतनी देर में तो वो 2-4 लेके मुंह में पहले ही डालेगा। अब ये अच्छा है कि कुछ लोग पैकिंग ही ऐसी रखते हैं कि डाले नहीं। अब स्वीट वाले, मिठाई की दुकान वाले को सबसे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि सबको ही आते ही पहले मिठाई दिखाई देती है, और जो भी आया वो यूं ही खाने लग जाए, यूं ही खाने लग जाए, तो बेचारा दुकानदार क्या करेगा। एक पूरे दिन के अंदर 50-100 लोग आते हैं, तो फिर सबकी आदत ऐसी हो तो उसने क्या किया कि भी एक गिलास रख दो ऊपर, अंदर पड़ी है मिठाई, दिखाई तो देगी लेकिन गिलास रख दो ताकि हाथ न जाए, खा न सके सब। ऐसी स्थिति के अंदर कई लोग तो इस कक्षा तक पहुंच जाते हैं कि उनको समय का भी ध्यान नहीं। रात हो गई, सूर्यास्त हो गया, चौविहार हो गया, सब कुछ हो गया, फिर कहीं दिखाई दे दी वस्तु तो फटाक से मुंह में डाल देते हैं। अरे अरे अरे, फिर बाद में उनको याद आता है, नहीं नहीं नहीं, अरे बाद में क्या करेंगे। तो ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन आदत से लाचार हो जाते हैं सब। अब आदतों की लाचारी जो है, यही तो जीव व्यक्ति को व्यसनी बनाती है ना। व्यसन कौन ला रहा है फिर? ऐसे व्यसन, ऐसे व्यसन, ऐसे व्यसन, इतने व्यसन। अब ये समझ में तो आना चाहिए ना। अब लोग नींद में से सुबह उठते ही पहले चाय पीनी है, अब बेड टी की हैबिट बना दी साहब। सुबह नींद में से उठते ही आयुर्वेद शास्त्र कह रहा है कि भाई साहब जरा सुबह उठते पहले अपनी प्रकृति देखो तो, मुझे बात है कि पित्त है कि कफ है, क्या लग रहा है। सब सीजन में अलग अलग लगेगा आपको, कई सीजनों में आपको बिल्कुल चेंज होती हुई परिस्थिति लगेगी। तो मुझे सुबह क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि वात प्रकृति वाले को सुबह जो है 2-3 गिलास गर्म पानी पी लेना चाहिए। कफ प्रकृति वाले को 2-3 गिलास जो है वो हल्दी डाला हुआ पानी पी ले, सिंधा नमक डाला हुआ पानी पी ले, उसके लिए औषध की औषध बन जाएगी, और साथ में जो है उसकी दवाई भी हो जाएगी, ट्रीटमेंट भी हो जाएगी और अपनी तरह। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया, कॉमन रूप से चाय सबके लिए चाय। जो पित्त वाला है वो भी चाय पिएगा, जिसका पित्त नहीं है वो भी चाय पिएगा, कफ वाला है वो भी चाय पिएगा, वायु वाला है वो भी चाय पिएगा। नहीं नहीं, ये घर में एक ही है ना, अब सबके लिए एक साथ ही तो बनती है भाई, चलो बैठो, चलो चलो, अब सबके लिए बन गई है तो सभी पी लो। अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये कोई नहीं देख रहा है। तकलीफ ये है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यहाँ पर हम पहले रस धातु को सुधार रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। जिसकी रस धातु बिगड़ी उसका रक्त धातु बिगड़ेगा, रक्त खराब हुआ तो वो जाकर के स्किन डिजीज करेगा ही करेगा। लोग जो है टीवी पर देख करके पागल हो जाते हैं, हेयर फॉल, हेयर फॉल, हेयर फॉल, लाओ आज ये शैम्पू लाओ, आज वो लाओ, आज ये लाओ, आज वो लाओ, आज ये लाओ, वो लाओ। अरे अरे क्या कर रहे हैं लोग, ये ज्ञान सही समझ नहीं है। रस धातु बिगड़ी है, रक्त के अंदर पित्त ज्यादा आ गया है, उसका हेयर फॉल होना ही है, सिर के बाल गिरना उसमें कोई बड़ी बात लगती नहीं है। अस्थि धातु भी खराब हो जाएगी तो उसके कारण भी जो होगा। तो ये सब धातुएं जो है, कौन सी आपकी अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सी बिगड़ी है, कौन सी कम बिगड़ी है, कौन सी ज़्यादा बिगड़ी है, कौन सी कितने प्रमाण में, ये हमको यहाँ पर देखना अनिवार्य है। उस हिसाब से रोग होते हैं, उस हिसाब से बीमारियां होने वाली हैं। ख्याल आया कि नहीं? तो यहाँ पर पहले आप ये देखिए, एक लेवल बना रहे हैं हम, ये एक लेवल है। आपने देखा है ना, वेट का कांटा जो होता है उसके अंदर बरोबर एक लेवल बना रहता है। न्यूट्रल जब रहता है तब वो किस तरह से रहता है, और जैसे ही जो है आपने उसके ऊपर एक तरफ कुछ रखा, दूसरी तरफ कुछ रखा, तो बरोबर वो लेवल बताएगा सब, तो लेवल आगे जाएगा। कोई भी धातु, ये देखिए सबके लिए है, ये सब धातु के लिए ये अपना एक लेवल है। अगर इससे जो है ये लेवल ऊपर 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 चढ़ रहा है
तो इसको हम बोलेंगे साहब, इस धातु के अंदर इतने प्रतिशत वृद्धि हो रही है। ये लगा आपको, ये लेवल है। अब ये लेवल छोड़ करके अगर आपकी धातु में वृद्धि हो रही है, ख्याल है, जैसे मान लो रक्त बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर रक्त का प्रमाण बढ़ रहा है, तो बॉडी के अंदर रक्त की कितनी आवश्यकता है, कितने प्रमाण में चाहिए साहब? 100% ब्लड के अंदर 30 से 40% ब्लड होता है, 60 to 70% पानी होता है। अब उसको क्या करना है, ये लेवल एक बार आप समझ लो। अगर ये बढ़ रहा है तो बीमारियां बढ़ेगी। ये कौन सी, ये मांस धातु है। मांस धातु जिसकी बढ़ गई उसकी जो है मोटापा बढ़ता जाएगा, ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, मांस फूल रहा है, आगे मेद फूल रहा है, मांस बिगड़ गई तो ये इसके ऊपर आएगी। अब शरीर में चर्बी बढ़ रही है। मांस बढ़ने से मोटापा आना अलग है, चर्बी बढ़ने से मोटापा आना एक और अलग है। अब यहाँ दो बिगड़ेगी तो अस्थि जरूर बिगड़ेगी। बोन्स के अंदर ऑस्टियोस्पोरोसिस आएगा, रूमेटिज्म आएगा, आर्थराइटिस आएगा, ये सारी तकलीफें उसमें आएगी। उसमें अगर बोन्स में प्रॉब्लम आए तो मज्जा तो रहती बोन में है ना, बोन मैरो को ही मज्जा कहती है, वो और बिगड़ जाएगी। अब वो और बिगड़ गई तो आगे शक्ति जो है वो शुक्र की शक्ति वहाँ पर बिगड़ेगी, तो वहाँ लोगों को थकान, पूरे दिन भर थकान लगेगा, आलस से लगेगा, चलो चलो अब सोते ही रहो भाई साहब। यहाँ से जब देखेंगे कि रस बिगड़ गया, अब रस बिगाड़ा है अति आहार से, या गरिष्ठ पदार्थ ज़्यादा, तैला तला हुआ ज़्यादा, स्वीट ज़्यादा, मिठाई ज़्यादा, शक्कर वाला ज़्यादा, ऐसे करके जिसने आहार को रस बिगाड़ा है। आयुर्वेद शास्त्र ने क्या नियम दिया है, 6 रस बैलेंस, 6 रसों का बैलेंस बना करके भोजन करिए। आपके आहार में एक ही टाइम में सब रस आने चाहिए। लेकिन अब इन 6 रसों का अगर हम विचार करें तो इन 6 रसों में से 100 में से 1% लोग भी नहीं मिलेंगे जो प्रतिदिन 6 रस का बैलेंस करके लेते हो। 1% नहीं, बहुत गिनती की संख्या वाले भी नहीं मिलेंगे। तो जो इसके अंदर मृदु है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कसैला है, तुरा है, ये सारे रसों को आप बरोबर बैलेंस में रख के लीजिए। वो जो बैलेंस बनाएंगे तब जा करके आपको फायदा। अब क्या करते हैं, ये 6 रस अगर हम देख लें यहाँ पर, तो इन 6 रसों के अंदर से ये मीठा, कड़वा, तीखा, तुरा, कसैला, अब ये जो भी है इन 6 रसों के अंदर ये आप देखेंगे कि मीठा रस तो ले रहे हैं, ये प्लस में ले रहे हैं, और ये बिल्कुल कड़वा नहीं ले रहे हैं, तीखा और ज़्यादा ले रहे हैं, और खट्टा बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, तुरा बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो 6 रसों में से ये भाई साहब खाली 2 के अंदर इनका प्लस पॉइंट बढ़ाया है। तीखा और मीठा ये 2 जो है वो 100% ले रहे हैं, 100 नहीं 100 से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 200% लेने वाले, 300% लेने वाले, लेकिन दूसरा एक भी रस स्पर्श नहीं कर रहे। अब वो कितने दिन नहीं कर रहे हैं, महीनों के महीनों, बरसों के बरसों तक चल रहा है। बस हमको तो एक ही आदत है, रोज मीठा खाना चाहिए, रोज मीठा होना चाहिए, रोज मिठाई आना चाहिए। दूध मतलब शक्कर डाल के पीना है, दूध में शक्कर डाल के पीना है, शरबत में शक्कर डाल के पीना है, ये भी मीठा चाहिए, वो भी मीठा चाहिए। अब ऐसे ही सबके अंदर उसके मीठा। आप गुजरात में चले जाओ, सूरत तरफ चले जाओ, ऐसी जगह पर कहीं गए वो दाल में भी मीठा डालेंगे, शक्कर में डालेंगे, सब्जी में भी शक्कर डालेंगे, सब कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी में भी शक्कर डाल देंगे। अब ये उनकी समस्या है। अब अलग अलग देश है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार के आहार होते हैं। अब कैसा आहार कैसा करना चाहिए साहब, इसलिए आप आहार जो ले रहे हैं इसके अंदर बैलेंस क्या बनाया आपने, सॉलिड पोर्शन कितना है और सेमी सॉलिड पोर्शन कितना है, लिक्विड पोर्शन कितना है, ये होना बैलेंस के साथ है।
हमारा आहार जो है, चावल अगर सॉलिड है तो दाल जो है सेमी सॉलिड दी है, या कोई एकदम लिक्विड बना दे, समझे कि नहीं। जैसे आप कभी सूरत या अहमदाबाद उधर गए हो तो बोलते हैं ओसामन, ओसामन बोलते हैं वहाँ की लैंग्वेज में। अब उसमें कुछ भी नहीं है, खाली पानी के अंदर मिर्ची नमक ऐसा है कि बस थोड़ा सा हल्का सा दाल वगैरह कुछ ले करके कर तो देंगे, लेकिन वो लोग ओसामन बोले। अब उसमें खट्टा डालेंगे, मीठा डालेंगे, ऐसा खट मीठा कर देंगे, लोग एक कटोरी नहीं 2 कटोरी ओसामन पिएंगे। तो जो उसके अंदर जो उन्होंने डाला है, अब आजकल तो आप जानते हो ना, शक्कर, शक्कर का मीठापन, और शक्कर नहीं है तो दूसरे स्वीटनर डाल दो, कुछ भी स्वीटनर डाल के। अरे भाई साहब, जब फ्रूट का जूस है वो ऑलरेडी नेचुरल स्वीट है, तो और ज़्यादा क्यों डाल रहे हो स्वीटनर? ये और खतरनाक हो रहा है। शरीर के अंदर जब बैलेंस की मात्रा से अतिरेक आप करेंगे, तब जाकर के रस धातु में भी अतिरेक होगा। अब वो जो अतिरेक है वो नुकसान करेगा। तो यहाँ पर आपने षड रस में भी बैलेंस नहीं रखा है, तो वो बैलेंस टूट गया। 1 रस का, 2 रस का, किसी ने 3 रस का रखा, ज़्यादा तो रखते ही नहीं सब। हर वस्तु घर में देखो तो सब्जी में इतनी मिर्ची है ही है, दाल में इतनी मिर्ची है ही है, और फिर वो बोलता है मम्मी पराठा बनाओ तो उसमें भी मिर्ची डालो, तो उसमें भी मिर्ची डाल रहे हैं। फिर चावल बनाते हैं उसमें ग्रीन मिर्ची डालो, उसमें लाल मिर्ची डालो। अब चारों तरफ से इतना मिर्ची मिर्ची वाला, कई घरों में देखिए वो मुरमुरे होते हैं उसमें भी मिर्ची डालेंगे, वो भी प्लेन नहीं खाएंगे। हर चीज मतलब नमक और मिर्ची तो हर एक के साथ जोड़ दी, हर एक के साथ। अब वो ये नहीं समझ रहे, तीखेपन के परसेंटेज बढ़ गए उसके 500%, नमक के परसेंटेज बढ़ गए उसके 300%, 400% बढ़ गए। अब क्या करेंगे, दूसरे कोई रस है ही नहीं, और 2 रसों को उसने परसेंटेज में ज़्यादा बढ़ा दिया। अब वो जाकर के इम्बैलेंस करेगा साहब। अब वो रस में से ही जब इम्बैलेंस करेगा तो रक्त धातु के अंदर ये 2 रस ही ज़्यादा आएंगे। तो जब रक्त के अंदर ब्लड में नमक मिर्ची ज़्यादा आ जाए तो ब्लड को एसिडिक करते हैं, एसिडिक किया कि स्किन डिजीज चालू हो गई, क्योंकि ब्लड में पित्त ज़्यादा बढ़ेगा तभी जाकर के वो पित्त की बीमारियां खड़ी करेगा। चाहे एक्जिमा बनने लग जाए, चाहे ब्लड के स्किन के ऊपर रैशेज आने लग जाए, चाहे स्किन के ऊपर जो है आपको पिंपल्स आने बढ़ने लग जाए, चाहे आपको स्किन के अंदर बाल हेयर फॉल होना शुरू हो जाए, बाल गिरना, ये सारे रस रक्त में आया हुआ पित्त जो है एक्सेस है उसकी बीमारी है। और अच्छे डॉक्टर लोग तो इतने होशियार है कि कोई ना कहेंगे नहीं, तुम आप मिर्ची कम करो या नमक कम करो, वो कोई तो नहीं बोलेंगे। आप मेरी गोली खाओ ना भाई साहब, ये एंटी एसिड प्रिपरेशन है, आप गोली खाओ 100 बात की एक बार। अब वो मिर्ची भी खाएगा, नमक भी खाएगा, गोली भी खाएगा, फिर वही रस चलेगा, फिर वही प्रक्रिया चलेगी, फिर गोली खाएगा। अब मूल में जाकर के यहाँ सुधारना हो नहीं पाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप तो वैसे भी श्रीमंत हो ना, तो खाओ ना गोली, आपको रोज खाते जाओ। एक महिला कहती है मैं 20 बरस से एंटीसिड गोलियां खा रही हूँ, एक महिला कहती है मैं 16 बरस से ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा हूँ, एक महिला कहती है मैं 25 साल से तो ये थायराइड की गोलियां। मैंने कहा ये क्या तरीका है? सबसे बड़ी मूर्खता है जिंदगी भर गोलियां खाना। आहार में सुधारना ही नहीं करना, सप्त धातुओं को सुधारना ही नहीं है। ये यहाँ से जो बिगाड़ के चल रहे हैं वही हमारा रेगुलर चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा सोचिए, आप समझेंगे क्या होगा। एक युवती की शादी हुई, अब उसकी आदत है पिज्जा पास्ता बर्गर खाने के साथ। अब वो अपनी तरह से घर में रसोई न बनाकर ऑर्डर दे के मंगा ले। अब ऐसी स्थिति में उसके शरीर में रक्त धातु की कमी हो गई, रस बिगड़ी, रक्त की कमी हो गई, ब्लड कमी है, और अभी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट होने के बाद उसके शरीर में ब्लड की कमी साहब, डॉक्टर बोल रहे हैं एनीमिक कंडीशन है, एनीमिया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हीमोग्लोबिन के परसेंटेज केवल 7 पर आए हैं, 7 पर आए हैं। अभी दूसरा महीना कैसे निकलेगा, तीसरा चौथा महीना कैसे निकलेगा, 5वां 6ठा महीना कैसे निकलेगा,
कितने कॉम्प्लिकेशन सामने आएंगे, क्या क्या परिस्थितियाँ, कुछ भी ख्याल नहीं है, कुछ भी अक्ल नहीं है। बस जो मेंटल हैबिट बनी हुई है मानसिकता से स्वाद का टेस्ट नहीं। अब प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो कह रही है कि मुझे तो पिज़्ज़ा ही खाना है, फिर पिज़्ज़ा ही खाना है, फिर वही खाना है, फिर वैसा ही खाना है। ये जो जितने वो डब्बे बंद या पिज़्ज़ा आदि मंगा कर खा रही थी, उसके प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स वगैरह इतने ज़्यादा थे, और किसी में से ब्लड बन नहीं रहा था, हीमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं रहे थे। आखिर उसको जाते जाते 7वां महीना लगते ही जो है प्री मैच्योर बेबी गिर गई साहब, समझे कि नहीं। ऐसी परिस्थिति में अब उसके लिए ज़िंदगी में रो रो करके ज़िंदगी बिताने के दिन आ गए। 6 महीने पूरे हुए थे, लास्ट 2, 4, 5, 10 दिन बाकी थे। बोले 7वां महीना लगते ही जो है उनको मिस कैरेज हो गया, बच्चा ही गिर गया। सब ये परिस्थिति आ गई, अब क्या करना सब। तो विचार करिए, जब माँ का शरीर इतना सक्षम नहीं है, हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं है, ब्लड शुगर, ब्लड का वगैरह और सारी धातुएं जो है, सप्त धातुएं सब बिगड़ी हुई, अब क्या परिस्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी। अब लास्ट में डॉक्टर कितनी भी दवाई दे दे, चाहे कितनी गोलियां दे दो साहब, परिणाम जब पहले से बेसिक फाउंडेशन ही तैयार नहीं किया, रस रखते ही कुछ भी नहीं बने। आहार में खाली पिज्जा पास्ता, तो उसके अंदर आहार में कोई रस बन ही नहीं रहते, और उसमें आने वाला केमिकल तो पेट में जा ही रहा है साहब। अब केमिकल जो है वो उसके बॉडी में भर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब उसको कुछ भी ख्याल नहीं है, वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, तो चल रही है, तो आखिर कहीं ना कहीं तो जाके गिरना है। आपका फाउंडेशन बेसिक कच्चा है, तो वो कहीं ना कहीं जाके गिरना ही गिरना है, निश्चित रूप से उसका। तो ये हेल्थ उसकी बिगड़ती है, क्यों बिगड़ती है, इतनी हेल्थ बिगड़ने का प्रश्न कहाँ आता है, पहले ये सोचना चाहिए ना। लोग नहीं सोच पाते, ख्याल ही नहीं आता है लोगों को। तो पहला आधार जब हमारा आहार पर है, तो समझदार व्यक्ति कौन है, जो आहार के अंदर सप्त धातुओं के पूरे घटक को ढूंढने की कोशिश करे। हर चीज उसमें होनी चाहिए साहब, हर एक के लिए चाहिए साहब, हर एक के लिए। आखिर जाते जाते आप देखिए 6ठे नंबर पर मज्जा है, आपकी आँखों के लिए, आपके ब्लड के लिए, आपको ब्लड बनाने के लिए, आरबीसी आदि के लिए। वो जो है बोन मैरो में से रेड सेल्स, वाइट सेल्स आएंगे, तब जाके डब्ल्यूबीसी बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे। आजकल देखा है ना आपने, किसी को मलेरिया, डेंगू अगर कुछ हो जाए तो सीधे ही प्लेटलेट उसके बहुत घट जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कारण, क्या है ऐसा होने का। जितने प्लेटलेट से जो है मलेरिया डेंगू से नहीं गिरते, उससे ज़्यादा तो हैवी क्विनाइन है, एंटीबायोटिक है, बहुत ज़्यादा लेने के भी दुष्परिणाम रूप से गिरते हैं। ये हो रहा है नुकसान। आपके शरीर जो है कितना प्रमाण में एंटीबायोटिक सहन कर सकेगी, और डॉक्टर आपको 500 mg दे रहे हैं, 300 mg दे रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं जा रहा है ऐसा। वो दर धड़ाधड़ दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं दिन में 3 बार एक गोली लेना, फिर 3 दिन तक 9 दिन तक लेना, नहीं इसका कोर्स करना है सर। एक साध्वी जी महाराज को किसी ने जो है स्टीरॉयड दे दी, और दिन की 6 गोलियां स्टीरॉयड की, साध्वी जी महाराज को। अब क्वाइट यंग साध्वी जी हैं, अब एक दिन की 4, 5, 6 गोलियां जो है वो स्टीरॉयड लेते रहे, स्टीरॉयड लेते रहे। क्या परिस्थिति हो, सोचिए क्या परिस्थिति हो। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो चक्र चल रहा है, विष चक्र है, बिल्कुल विष चक्र है। हमारा शरीर केमिकल तो डिपॉजिट नहीं कर सकता है, जैसे ही शरीर में केमिकल आया कि उसको तुरंत बाहर निकालना ही है। तो मल मूत्र पुरुष आदि के अंदर ही बाहर निकलना है। पसीना होना वो भी एक हमारे शरीर से, शरीर के अंदर की शुद्धिकरण की क्रिया है। पेशाब होना, यूरिन पास करना, ये हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर फेंकने का काम है। दोनों किडनियां जो है वो ब्लड प्यूरिफाई करने का काम रात दिन कर रही है। लेकिन जो खाने में अगर कोई जो है नमक ही ज़्यादा खा रहे हैं साहब,
सोडा खारा ज़्यादा खा रहे हैं, फर्मेंटेड ज़्यादा खा रहे हैं, वो जाके अपनी किडनी का नुकसान करेंगे। किडनी का नुकसान बहुत लेट होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, जल्दी नहीं होता है, लेकिन होने के बाद जल्दी सुधरता भी नहीं है। ये क्रिएटिन क्रिएटिन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है ये सब, क्यों बढ़ रहा है क्रिएटिन? पुराने ज़माने में आपने देखा था 100 बरस की उम्र तक जीकर मरते थे तो भी उनको जो है कोई ज़िंदगी में क्रिएटिन की बीमारी नहीं, कोई शरीर के अंदर किडनी की बीमारी का नाम निशान नहीं आता। 126 बरस के शिवानंद जी का अभी इस समय जो है भारत रत्न के पुरस्कार से जो है राष्ट्रपति ने बहुमान किया है। 126 बरस की उम्र में हाथ में लकड़ी नहीं, कुछ भी नहीं पकड़ते हुए 1 सेकंड में ज़मीन पर झुककर नमस्कार, दूसरी सेकंड पर खड़े होकर, तीसरी सेकंड पर वापस झुककर, चौथी सेकंड पर खड़े होकर, अब भी उनका सम्मान हुआ। अब जाकर के उनको पूछा गया कि आप क्या खाते हो, क्या खाते हो, क्या ऐसे, तो आप लोग समझते हैं खाने से उम्र बढ़ रही है, ये खाया तो उम्र बढ़ेगी, ये खाया तो उम्र बढ़ेगी, इतना खाया तो उम्र बढ़ेगी, इतना खाया तो, ये किसने सिखाया आपको? जब जाकर के मीडिया वालों ने उनके इंटरव्यू ली और उसमें जब उनको पूछा और पता चला, बोले ये तो ये खा रहे हैं, इनका तो आहार ये है, बिल्कुल सुबह में एक बार, शाम को एक बार, 2 बार से तीसरी बार आहार नहीं खाते। उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि कम खाना, कम से कम खाना, ये मेरे इस उम्र का राज है। और लोग आज जो दिन भर खाने वाले, ये खाया वो खाया, ये खाया वो खाया, इतना खाया उतना खाया, आज लोग दिन भर इतना खाते रहते हैं, उनका राज क्या है? वो क्यों नहीं ज़्यादा जी पाते हैं? वो क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? सोचिए। अब हमको यहाँ पर ये समझना है किस तरह से जो है कौन सी धातु कितने प्रमाण में वृद्धि हुई या हानि हुई या कम हुई, साहब पहले ये समझ लो। मैंने लिखा कि ये लेवल है, अब जैसे इस लेवल से नीचे गए, अब ये इस लेवल से नीचे आए साहब। अब यहाँ पर आपने ये देखा है कि जिस तरह से ये हानि होती रहे, ये ऊपर चढ़ रहा है प्लस में, नीचे आ रहा है माइनस में, धातु क्षीण हो रही है, जिसको बोलते हैं धातु क्षीणता। मांस धातु घटने लग जाए, वो लड़का या युवक या युवती एकदम बिल्कुल जो है दुबले पतले दिखाई देंगे, एक एक पसलियाँ उनकी जो है वो बरोबर दिखाई देगी आपको। आप उनको देखकर बोलेंगे कि भाई साहब किस उम्र में पहुँचे और इतना एकदम एक एक हड्डियाँ गिनती हो रही है, दिखाई दे रही है, मांस क्यों नहीं बढ़ रहा है शरीर पर? ये है उनका मांस धातु क्षय का रोग। अब मांस धातु बिगड़ी, एक क्षय हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रक्त बिगड़ा है, रक्त बिगड़ा मतलब रस बिगड़ा, रस बिगड़ा मतलब आहार बिगड़ा। या तो किसी की ज्यादा एक्सेस हो जाए या किसी की घटते घटते माइनस हो जाए, कम हो जाए, दोनों तरफ से रोग बीमारियां बढ़ेगी, दोनों तरफ। इसलिए शरीर के अंदर जिनको बैलेंस रखना है वो देखना चाहिए कि मैं यहाँ से मांस धातु बढ़ रही है तो शरीर के अंदर मांस फूल रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, शरीर के अंदर वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, या फिर मेद धातु के अंदर चर्बी बढ़ रही है, तो उनको ये देखना है कि अब मुझे क्या खाना कि क्या नहीं खाना। तो वो ला करके सीधे आहार पर शुद्धिकरण पे लाएगा। कौन सा मेद धातु के लिए मैंने क्या खाया है, तेल घी खाया है, दही खाया, बटर ज़्यादा खाया, मक्खन ज़्यादा खाया, ये खाया, तो वो जा कर के, और वो भी वापस बिगड़े हुए शुद्ध द्रव्य नहीं है, तो वो जा कर के आपके शरीर के अंदर आ कर के मांस बढ़ा दे, चर्बी बढ़ा दे, वजन बढ़ा दे, भार बढ़ा दे। अब हड्डियाँ तो जो है वही है, हड्डी का तो वजन नहीं बढ़ा है, लेकिन हड्डी के ऊपर बैलेंस नहीं रहेगा ना, ये उसकी समस्या है कि हड्डी जो है, आप ये देखिए ये हड्डी है, अगर बोन इस तरह से है, अब ये बोन अगर जितनी है उतनी ही है, इसकी मोटाई झाड़ाई कुछ नहीं बढ़ रही है, लेंथ नहीं बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ रही है। अब इसके ऊपर आप 100 किलो का वजन डाल दो, ये कैसे उठाएगी? तो जिनका जो है आप देखेंगे
वजन बढ़ जाता है, शरीर हैवी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम आएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, तब और तकलीफ हो जाएगी उनको। अब करना कैसे? तो वो जो है अपनी तरह से सुधारने को तैयार नहीं है। अब यहाँ से आते आते वही ये मेद जो बिगड़ रहा है, रक्त बिगड़ रहा है, आहार में से जो रस हमको पाचन होना चाहिए था, स्निग्ध रस, चिकनाहट का, ऑयलीनेस, घी जो है, जो पाचन होना था नहीं हुआ, वो रक्त के अंदर आकर के क्लॉट हो जाएगा सब। अब आर्टरीज और वेन्स जो है हमारे, वो तो बहुत छोटी छोटी है, धीरे धीरे ब्लड उसके अंदर फ्लो हो सकता है, बस उतना ही चल रहा है। अब उसके अंदर जो है चर्बी जमने लग गई, तो चर्बी जमने के कारण ये रक्त जो है गाढ़ा हो गया। अब रक्त गाढ़ा हो गया तो इतना फास्ट घूम नहीं पाएगा। हर श्वास के साथ हमारा ब्लड जो है वो सिर से पैर तक, पैर से सिर तक ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए ना। लेकिन वो ब्लड अगर पतला रहेगा तो सर्कुलेशन होगा। जाड़ा अगर गाढ़ा हो गया, समझे कि नहीं, तो फिर वो इतना जल्दी सर्कुलेशन नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब उसकी रक्त धातु बिगड़ रही है, ब्लड के अंदर चर्बी बढ़ रही है, ब्लड के अंदर जो स्निग्धता बढ़ी वो जाकर के सर्कुलेशन में नहीं आएगी, और जहाँ जमेगी, जहाँ रुकेगी साहब, जहाँ जमती जाएगी, उसका नाम कोलेस्ट्रॉल है। तो ये आपने देखा कि ये जो है, ये इतनी पतली सी हार्ट की वेन जो चल रही है, अब ये जो है नव जो आर्टरीज है, वेन्स है जो है, अब इसके अंदर ब्लड को सर्कुलेट होना है, रक्त का परिभ्रमण बढ़ना है। लेकिन आते आते उसने देखा कि यहाँ पर ये जम रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए। आर्टरीज के अंदर ये जो है फैट जम रही है, ख्याल आया? अब ये चर्बी जम रही है, न तो आगे जा रही है न पीछे आ रही है, वापिस आगे भी नहीं जा रही है, पीछे भी नहीं आ रही। अब ब्लड तो सीधा हार्ट में जाएगा, हार्ट में से निकलकर पूरे शरीर में वापिस आएगा। ब्लड का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर ये ब्लड नहीं जा पा रहा है, जब तक स्लोली स्लोली धीरे जा करके चला जाएगा तो कोई हरकत नहीं आएगी। जब नहीं पहुंचेगा तो आगे यहाँ जा करके हार्ट है। अब हृदय जो यहाँ है और हृदय को जो रक्त का प्रवाह चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो हार्ट जो है एस्केमिया के अंदर हार्ट अपना पंपिंग रोकेगा। बस उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। वो है हार्ट अटैक की तकलीफ। कहाँ से आए साहब? रस में से आई, फिर रक्त में आई। अब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, लोग खून गाढ़ा हो रहा है। आपको मालूम है डॉक्टर हमेशा जनरली जो है ऐसे हार्ट वाले पेशेंटों को रक्त कम पतला करने के लिए थिनर दें। वो थिनर जो है वो किस में है? सॉर्बिट्रेट में है, एपिसो में है, फिर डायस्टोन में है। तो ये जो है वो सॉर्बिट्रेट वगैरह दे करके और खून पतला करो, खून पतला करो, खून पतला करो। अब वो खून पतला करने के लिए जितनी दी जाए, समझे कि नहीं, तो उसके कारण उनको कैंसर होने के चांस बढ़ते जाए। आ गया ख्याल में आपको? ये एस्पिरिन वगैरह जो है खून पतला करने की चीज जो है, ये आपको वापस जाकर के कैंसर भी खड़ा कर सकती है, तब समस्या खड़ी कर सकती है। ये मेडिकल साइंस का रिसर्च। लेकिन हमने अगर यहाँ से सुधार ना की, आहार में से फैटी पदार्थ घटा करके रस का, अब रस धातु सुधरी तो रक्त सुधरे, रक्त सुधरे तो अभी देख रहे हैं चैत्र मास की नवपज्जी की आंबिल की ओली शुरू हो गई है, मतलब उसमें कोई स्निग्ध पदार्थ ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया फायदा हो गया कि 1-9 दिन अगर आंबिल कर लेते हैं तो उसका वैसे ही जो है ये कोलेस्ट्रॉल वैसे ही घट जाएगा। ये जो चिकनाहट जम रही है ना अंदर आर्टरी में, ये जो है फिर HDL बोलेंगे आप, और कुछ नाम देंगे मेडिकल साइंस में, वो सब नाम देंगे, लेकिन ये घटाने का रास्ता नहीं है।
अब आप बोलो बाईपास कराओ तो ये काट करके यहाँ से इसको निकाल करके और दूसरी ट्यूब जोड़ दो। आयुर्वेद शास्त्र कह रहे कि नहीं, ऐसी कोई शल्य चिकित्सा चरक ऋषि ने भी नहीं बताई कि हृदय की नली अंदर से आप काट करके फेंको। जी नहीं, आपको ऐसे घटक द्रव्य दिए जाए वनस्पति के जो यहाँ से इसको निकाल करके धीरे धीरे रास्ता क्लियर कर दे और फिर वापस जो है एकदम ब्लड आपका सर्कुलेट होने लग जाए। ऐसी वनस्पतियाँ हैं और ऐसी वनस्पतियाँ ये काम करती हैं। अब हमारे ऋषि महर्षियों ने इतने वर्षों से जंगलों में जो साधना की, अब उस साधना से उन्होंने ऐसे वनस्पतियों के घटक ढूंढ के निकाले और वो जो है वनस्पतियों के औषध बना कर दिए और उसका रिजल्ट भी आ रहा है कि लोग कैसे अपने तरह से कोलेस्ट्रॉल को घटा सके। अब जैन धर्म के सिद्धांत जोड़ दो तो आयम्बिल को तपश्चर्या का रूप दिया, उपवास को तपश्चर्या का रूप दिया है। एक तरफ से तप हो जाएगा, दूसरी तरफ से लंघन श्रेष्ठ हो गया। तो रस रक्त मांस समेत के लिए तो लंघन जो है, उपवास भी एक चिकित्सा हो गई, उपवास थेरेपी हो गई। किसको उपवास कराना है, किसको नहीं कराना है, किसको उपवास काम के हैं, किसको आयम्बिल काम का है, किसको उपवास काम के नहीं है, किसको आयम्बिल काम का नहीं है। तो क्या होगा इधर, इन सब के अंदर जो बैलेंस हमको बनाना है रसों के अंदर, तो वो कैसे हो? क्योंकि आयम्बिल के अंदर दो ही चीज़ है, अनाज है और कठोल है। कठोल के अंदर से आपको जो है दूसरे तत्व मिल जाएंगे, अनाज में से प्रोटीन ज़्यादा मिल जाएगा, दालों में से कैल्शियम ज़्यादा मिल जाएगा, वो आपके लिए बैलेंस बना देगा, शरीर का बैलेंस बरोबर बन जाएगा। दो चीज़ों को लेना है बस। अब आपको जो अपने हिसाब से देखिए, सभी आयम्बिल करने बैठे हैं तो 50 आइटम बनाना, पहले तो यहाँ गलती है, 50 आइटम ही नहीं बनानी। और आयम्बिल की वस्तु को फिर वापस रस वाली बनाना, ये भी गलती है। कोई स्वाद वाली टेस्टी बनाना ही नहीं है। तो महावीर स्वामी ने तो उस काल के अंदर जो शास्त्रों में लिखा है, अलुणा आयम्बिल, बिना नमक का आयम्बिल, 9 दिन बिना नमक का आयम्बिल करने से उसका ब्लड प्रेशर का लेवल भी बैठ जाएगा, कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, सब बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अब रस रक्त धातु को सुधारनी है तो उसके अंदर सूंठ और काली मिर्च है आपके पास, और किसी की आवश्यकता ही नहीं है साहब, क्योंकि उधर जो है कठोल वगैरह वो गैस वायु करने वाले हैं, तो सूंठ और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन उसके साथ जुड़ गया, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आज कई मैं जो है वर्षों के वर्षों तक आयम्बिल कर लेते हैं। वैसे भी इस समय वर्तमान में आयम्बिल की होली शुरू हुई है, आज से ही हुई है। जो भी बख्शाली करना चाहे जरूर करें। ये सप्त धातुओं का अब लेवल हमको ये देखना है, बढ़ती कैसे है, घटती कैसे, क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है। तो कारण वहाँ जाएगा, वात पित्त कफ की धातुओं पर जाएगा, वहाँ से जो कारण आके इनको बढ़ाएंगे, इनको घटाएंगे। फिर धातु है, धातु के साथ उपधातु है, उपधातु के इनके वेस्टेज क्या है, इनके सारभूत तत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। समय तो जरूर लगेगा, लेकिन आप जो है ये आयुर्वेद शास्त्र समझ रहे हो, जैन धर्म समझ रहे हो, इसकी ट्रीटमेंट समझ रहे हो, ये इसके कारण को समझते जाइए। इसलिए सर्वप्रथम आप आहार को शुद्ध करने की कोशिश करिए, ताकि आगे के सप्तक्रम तो न बिगड़े। चलिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ, आपको जिनको प्रश्न पूछना है बोलिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी बोलिए। साहिब जी, जो ओली चलती है इसमें बिना नमक का जो करते हैं उसमें क्या सावधानी करनी चाहिए? बस नमक नहीं डालना है, और क्या सावधानी करनी है आपको? नहीं तो उसमें कभी मेरे को पित्त पड़ जाता है, सारा जो खाया निकल जाता है। तो वो जो है किसके कारण होगा कि या तो आपने उड़द की दाल ज़्यादा खा ले या बेसन की ज़्यादा खा ले। जो आपकी प्रकृति से विपरीत चल रहा है वो मत खाइए। आप मूंग की छिलके वाली दाल खाइए, मूंग का पानी पीजिए, और सब्जी काली मिर्च वगैरह बिल्कुल ना खाएं, सूंठ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, आपको पित्त भी नहीं बिगड़ेगा। मूंग का पानी पीने से बड़ी अच्छी शक्ति रहती है। कॉम्बिनेशन चेंज करो। आप ये मत सोचिए कि 50 आइटम बनती है तो मेरे को थोड़ी थोड़ी सब खानी है।
वो 50 आइटम समाज के हिसाब से बनती है। वहाँ राजस्थानी भी है, गुजराती भी है, कच्छी भी है, हर प्रकार के लोग हैं, इसलिए 50 आइटम बन रही है। साहिब जी, ये जो अभी 9 दिनों का मैं तो वर्णों पर करता हूँ, बिना नमक की करता हूँ, बस इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसे पित्त ना पड़े? नहीं, ज़्यादा आइटम मत लीजिए आप जो पहले दिन गेहूं का ही है तो दूसरे दिन चावल का ही है, तो तीसरे दिन जो है आपको चने की दाल का ही है, चौथे दिन आपको मूंग का ही है, अब 5वें दिन आपको तकलीफ आएगी कि ज़्यादा उड़द का ही लेना है सब, तो वहाँ पर आप मर्यादा रखेंगे तो वो चलेगा। क्योंकि नहीं तो समझे कि सब खाना है, सब खाना है, ऐसा मत। एक द्रव्य का अलूना बोलते हैं, लेकिन वो आइटमें ज़्यादा कर देते हैं वो। प्रवीणा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, आप पूछ सकती हैं। श्रीकाल वंदन महाराज साहब, हमें दूध के साथ कौन कौन से ड्राई फ्रूट लेने चाहिए? जरूरी है क्या दूध के साथ लेना? नहीं, यदि लेना चाहे तो कौन कौन से लेने चाहिए? आप चलता है, लेकिन તમારી ઉંમર કેટલી છે માજી? 66। તો હવે તમને પચશે કેટલું? રસ ધાતુ મતલબ પાચન શક્તિ જઠરાગ્નિ. હા, હવે કેટલું પચવાનું છે તમને? એટલે दूध સાથે કાંઈ નહીં લેવાનું? તમને પચતું હોય એ લેજો। जो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो, अच्छी भूख लगती हो और पाचन होकर के रस रक्त बनता हो तो लेना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और अच्छी पाचन शक्ति है आपकी जठराग्नि तो जरूर पचता हो तो लेंगे तो फायदा है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, बोलिए साहब। हाँ, किरण जी, आप पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, छाता में होंगे साहब जी आप। तो ऐसे पेट का चर्बी या ऐसे कुछ कम करना है तो क्या क्या नहीं खाना चाहिए या किसमें कैसे? काका आमिल करो, बहुत अच्छी तरह से, जल्दी फायदा होगा। नहीं, वो तो करते रहता हूँ, हाँ। लेकिन उसके अलावा कुछ खाने में जो जो दिन नहीं करते उस दिन कुछ खाने में। गेहूं न खाएं और चावल न खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। मोटे अनाज के अंदर जो है आप जवारी, बाजरी, मकाई, उसका उपयोग करिए और उसके अंदर इतनी फैट चर्बी नहीं बढ़ती है। थोड़े योगासन एक्सरसाइज भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहीं से यहाँ से डिपॉजिट होती होती फैट आएगी, तब जा कर के मेद मज्जा बढ़ेगा ना। तो वो थोड़ा सा, अब आजकल क्या है, आप अगर खाने पीने में कंट्रोल करते हो लेकिन बैठे रहना है, शरीर को कोई श्रम ही नहीं है, शारीरिक क्रिया ही नहीं है, तो नुकसान हो रहा है। बराबर बराबर। हाँ जी। अब क्या है आपका प्रश्न? जी, पूछिए। साहिब जी, जो 9 दिन तो आईपीएल हो गया या अंतिम दिन उपवास हुआ, उसके बाद हम पारना में क्या सावधानी रखें? पारना तो पहले ही आपकी प्रकृति के हिसाब से करना था, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। पहले पेट साफ हो जाए आपका, फिर होता है बराबर, वो तो पारना की चिंता मत करना। नहीं, वो तो होता है बराबर, पेट साफ तो होता ही है। बस बस, फिर तो कोई आपकी, जिस पारना के दिन आप देखना कि वायु बड़ा है कि पित्त बड़ा है कि कफ बड़ा। आपका पित्त प्रकृति है तो आपको गुड़ के पानी से शुरुआत करनी होगी। बस, अगर पित्त प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो आपको पारने में भी गुड़ के पानी से आप शुरुआत करेंगे, और जो है पित्त कारक पदार्थ नहीं लेंगे और विरुद्ध आहार नहीं बढ़ेगा तो आपको फायदा हो जाएगा। हाँ साहब, बोलिए। किसी को कोई और प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तब जी, आई थिंक हमारे प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं। तो हाँ, किरण जी, आपको और भी पूछना है कुछ? हाँ, पूछिए। हाँ, थायराइड के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं थायराइड के बारे में? आप जरा नए आए हैं तो पहले पिछले एपिसोड जरा देख लेना। ठीक है। इसके अंदर ये थायराइड की भी बात आई, सब बातें आती, नहीं तो क्या खाली रिपीटेशन होगा। नहीं, आपको बराबर है। यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, अवेलेबल है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, अरुणा मोदी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। મથેણ વંદામી, રોજના 6 રસનો કેવી રીતે બેલેન્સ કરવાનું, શું શું ખાઈ શકાય?
આમાં બધામાં કારેલામાં કડવાશ હોય જ છે ને, લીમડાના પાનમાં કડવાશ હોય જ છે, કરિયાતું પણ કડવું હોય જ છે, એટલે કડવો રસ પણ અડધી વાટકી 1 વાટકી આવવો તો જોઈએ. આમળામાં કે લીંબુમાં ખટાશ હોય છે, એ લો, આમળીની ખટાશ કાઢી નાખો. ખ્યાલ આવ્યો? और પછી તીખા રસની અંદર કાળા મરી વગેરે આવી જાય છે, એની તીખાશ કામની છે. અજમો છે, અજમાની તીખાશ કામની છે. મીઠા રસની અંદર ગોળ તમારે જે છે જેટલું જોઈએ એટલા પ્રમાણમાં જો, કારણ બધાનું પ્રમાણ બેસાડો. એમ કરીને તુરો રસ જે તે આમળા વગેરે જે છે તુરા પદાર્થમાં જાય, એમ કરીને બધાનું પ્રમાણ બેસાડી દો. ને રોજ આવું થોડું થોડું બધું લેવું જોઈએ. પણ તમારા રસો જેવી રીતે ગોઠવી દો એટલે પછી સવાલ જ નહીં થાય. બરાબર. जी परवीना जी आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? ત્રિકાલ વંદન મારા સાહેબ, તો એ 6 રસમાં મેથી ચાલે? બહુ સરસ છે. પદાર્થો બદલો ને તમે, તમારી ઉંમર પ્રમાણે લો તો મેથી લેવાની, મેથીમાં કડવાશ જ છે. ખ્યાલ હે? ડાયાબિટીસ હોય કે બીજું કંઈ હોય તો મેથીથી ડબલ ફાયદો થઈ જશે. સ્કિન ડિઝીઝના પ્રમાણો હોય તો લીમડાના પાનની કડવાશથી વધારે ફાયદો થશે. કોઈ પણ રીતે તમને જે છે જે 6 રસો મેલાપ કરશો એ તમને ગુણકારી થશે. એક જ રસ વધારશો તો આગળ જતા નુકસાન થશે. साहब जी इन रसों को लेने का भी कोई क्रम है या किसी भी क्रम से लिया जा सकता लेने के क्रम की बात नहीं है. आप भोजन करते हो तो उसको बोलते हैं षडरस भोजन. है? जी हम कहते हैं ना, एक आधा पाव नींबू का टुकड़ा बाजू में रखते हैं हम. भाई पहले तरीका ये था, वो आपके लिए काम का था. अब एक का प्रमाण घटा करके दूसरे का लेवल रखिए. नमक आना चाहिए तो पूरे दिन के अंदर 3 से 5 ग्राम से ज़्यादा नमक आना नहीं चाहिए. आपको नींबू लेना है तो नींबू पाव नींबू से ज़्यादा शरीर नहीं स्वीकारेगा. फिर आप एक साथ में 2-4 नींबू खा लो और फिर डॉक्टर के पास जाओ और बोलो ऐसा हो गया. ये सब जरूरी नहीं है सर. आपको किस में से मिल रहा है उसके रस को बिगाड़ो मत. आप मौसम्बी में है, टमाटर में है खटास है, ऑरेंज में खटास है, आप उस रस को बिगाड़िए मत. उसके अंदर शक्कर मत डालिए, उसके अंदर स्वीटनर मत डालिए. जो नेचुरल है तो नेचुरल आपके शरीर को काम की ऐसा. वो साइट्रिक फ्रूट है तो साइट्रिक फ्रूट में विटामिन सी आपको मिल रहा है, वो काम का है. आप बिगाड़िए मत, समझे कि नहीं? कांति जी आपका क्या प्रश्न है? तो महाराज साहब मथेण वंदामी, थैंक यू. महाराज साहब ये तो सब इंडिविजुअल है, अपने अपने प्रकृति के ऊपर रखता है. जो वात पित्त कफ किसका कितना है उसी प्रमाण से उनको ये 6 रस की चिंता करनी पड़ेगी. उस आधिक्य के अनुसार किस चीज का घटक कौन ज्यादा है कौन कम है? राइट. हमारा साहब ये प्रश्न था, अगर किसी के शरीर में यदि कफ ज्यादा है तो उसको जब खाते वक्त उस चीज से उसके घटक को कम रखना पड़ेगा या नगण्य रखना राइट. पड़ेगा? वही, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि क्या क्या प्रमाण होना चाहिए, तो ये तो सबका इंडिविजुअली होगा ना, किसका कैसा प्रमाण. सबका इंडिविजुअल होता है, लेकिन लिमिट तो आ गई ना आपको. आपको एक ये मान लो, आपको क्या खाना है, घी खाना है, तो घी कितना खाना है? 10 से 20 ग्राम से ज़्यादा आपको घी खाना नहीं है. और अगर अशुद्ध है तो टच भी नहीं करना है. शुद्ध है तो पूरे दिन के अंतराल में एक बार सुबह 1 चम्मच लिया है तो दोपहर को 1 चम्मच लेकर के 4-6 घंटे के अंतर में खाया तो सुबह का भी डाइजेस्ट हो जाएगा, दोपहर का भी डाइजेस्ट हो जाएगा. अगर आपको रस धातु बिगड़ी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो रस और घी लेकर के भी बिगाड़ना नहीं है. ख्याल है? जो गरिष्ठ पदार्थ है, हैवी वस्तु, वो अगर आपकी जठराग्नि प्रदीप्त है तो आपको आगे खाना है. मैंने ये यहाँ पर ये माता जी को इसलिए इनको देख कर पूछा कि इनको दूध के अंदर फ्रूट लेना है, ड्राई फ्रूट खाना है. अब 66 की उम्र में ये चलते फिरते कितने हैं, सोफा पर से बेडरूम तक जाते हैं कि बेडरूम से बाथरूम तक जाते हैं, तो फिर ये कितने भी दूध के साथ ड्राई फ्रूट खाएंगे तो भी नुकसान ही होने वाला है. हाँ, मन का इनका भी, मैं बंगले में करोड़पति हूँ तो मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए, वो एक बात अलग हो गई क्या. लेकिन शरीर बिगड़ेगा, क्योंकि जो इनडाइजेशन होगा तो वायु बिगड़ेगी, वायु बिगड़ेगी तो रस रक्त दोनों बिगाड़ेगी सब. वो तो फिर आगे नुकसान होना ही होना है.
ये समझ तो चाहिए ना, बैलेंस करने की समझ तो होनी जरूरी है। हाँ जी, बोलिए साहब। हाँ जी सर। तब जी अभी हमारा प्रश्न भी खत्म हो रहा है और हमारा समय भी हो चला है, तो हम लोग विराम की तरफ प्रस्थान करेंगे। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राध्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। रिकॉर्ड बनना साहेब जी। आज जिन लोगों को चाहिए आप लिंक दे देना पिछले एपिसोड की। जी जी जरूर। सर जी, थैंक यू। जय जिनेंद्र सभी को।